हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शरण इग्नो गाइडेंस में। चलिए आइए आज हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका BHIC 133 हिस्ट्री यानी इतिहास का। यहाँ पे आज हम ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ब्लॉक 2 यहाँ पे हम लेंगे और ब्लॉक 2 में हम जो देखेंगे वो है ब्लॉक 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें 6 यूनिट हमने पढ़ी हैं। अब यहाँ पे ब्लॉक 2 यानी खंड 2 लेंगे जिसमें सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में यूनिट 7 आता है जिसका पहला जो चैप्टर है वो आपका कहलाएगा प्रशासनिक संरचना, ठीक है। क्या कहलाएगा? प्रशासनिक संरचना कहलाएगा। प्रशासनिक संरचना में हम क्या पढ़ेंगे? तो देखिए बहुत कुछ पढ़ने के लिए यहाँ पे है। दिल्ली सल्तनत और खिलाफत जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत कुछ है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट हम लेंगे यहाँ पर क्योंकि टॉपिक भी है, जो चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट है। फिर दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन किस तरह के था, तो वहाँ पे सुल्तान होते थे, विजारत यानी वित्त का एक वो होता था, ओहदा होता था, दीवान एवं अर्ज अन्य विभाग होते थे, दास और कारखाने होते थे। फिर दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन कैसा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है और जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतीय और स्थानीय शासन प्रशासन, ठीक है। शेरशाह का भी है, इसको इंपॉर्टेंट हम नहीं देंगे, फिर भी एक नजर डाल लेंगे। मुगलों के अधीन केंद्रीय प्रशासन कैसा था? सम्राट, वकील, वजीर, दीवान कुल, मीर बख्शी, मीर सामा और सद्र उस सुदूर, इस तरह के कुछ पद वहां पे रखे थे। फिर उन्हीं की मुगलों के अधीन प्रांतीय प्रशासन देखते हैं यहाँ पे। और मुगलों के अधीन स्थानीय प्रशासन भी है। तो दिल्ली और मुगल यहाँ पे दो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भी है कि पहले दिल्ली सल्तनत में मुगल भी आए थे, तुर्की भी थे, सभी लोग थे। दिन इसके बाद जो है एक परंपरा मुगल की चल गई थी, शासन चल गया था, तो हम दोनों के अंतर्गत देखेंगे। अगर फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट ये फर्स्ट इसमें वीडियो में लेंदी जाता है तो हम इसमें सेकंड पार्ट इसको भी कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रस्तावना में कि आखिर अंदर हम किसके बारे में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। प्रस्तावना यदि हम देख लेते हैं तो कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 12वीं सदी में पढ़ा, फिर 13वीं सदी में तुर्की विजय के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। एकता प्रणाली हमने पढ़ी कि एकता प्रणाली क्या कहलाती, सभी चीजें हमने देख ली। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे दिल्ली सल्तनत और खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद खिलाफत नामक संस्था अस्तित्व में आ गई। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी तो खिलाफत नामक एक जो संस्था थी, संगठन थी, वो अस्तित्व में आ चुकी थी, यानी वो उदय हो चुकी थी, वो विद्यमान हो चुकी थी। और हजरत अबू बकर मुस्लिम समुदाय यानी उम्मा या उम्मत के पहले प्रमुख बने थे, यानी खलीफा बने थे, ठीक है। कौन बना था? हजरत अबू बकर मुस्लिम जो थे वो खलीफा बन गए थे इसके प्रारंभ में। और सत्ता के उत्तराधिकारी के विषय में चुनाव के कुछ, यानी पहले भी सत्ता किसके हाथ में दी जाए, उत्तराधिकारी जो होते थे, तो इसके लिए भी चुनाव हुआ करते थे पहले, ऐसा प्रतीत होता है। और कुछ जो ये परंपरा थी ये पूर्व की जो कबीलाई परंपरा हुआ करती थी उससे अलग नहीं थी, यानी उससे मिलती जुलती ही हुआ करती थी, ठीक है। कबीले के जो प्रमुख होता था उसी का उत्तराधिकारी उसका बेटा या फिर भाई ऐसे हुआ करते थे, ठीक है। इस्लामी व्यवस्था में खलीफा को धर्म का संरक्षण और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला समझा जाता था। ये समझा जाता था कि इस्लामिक जो व्यवस्था है इसमें धर्म और राजनीतिक व्यवस्थाओं को संरक्षण यहाँ पे दिया जाता है, आश्रय दिया जाता है, उनकी यहाँ पे रक्षा की जाती है। और पूरे मुस्लिम समुदाय का वह प्रमुख होता था। कौन? जो मेन प्रमुख होता था, ठीक है, खलीफा जिसको कहते थे। पहले 4 पवित्र खलीफाओं, अब वो 4 पवित्र खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली 4 पवित्र खलीफा आए थे जो पहले आए। और इनके काल के बाद बादशाही शासन की प्रथा प्रारंभ हो गई। ये 4 जो थे खलीफा कहलाए जाते थे और उनके बाद फिर बादशाह बनने प्रारंभ हो गए। 661 में जब यहाँ पे उम्मयद वंश का शासन स्थापित हो गया था, यानी उम्मयद वंश का शासन आ गया था जिसका केंद्र सीरिया था यहाँ पर, वहीं पे 9वीं सदी के मध्य में अब्बासी वंश भी सत्ता में आ गया था, ठीक है। कौन सा वंश? अब्बासी वंश आ गया था 9वीं सदी में। और इस वंश का केंद्र बगदाद में था। अब सोचिए कहाँ से हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कहाँ से पूरा भारत उस वक्त कितना बड़ा था, विस्तृत था, जुड़ा हुआ था। लोग भारत में कहाँ कहाँ से आ रहे थे साम्राज्य स्थापित करने के लिए।
समय के साथ केंद्रीय सत्ता क्षीण हो गई, कमजोर हो गई और खलीफा की जो केंद्रीय की संस्था थी तीन प्रमुख केंद्रों में बट गई। अब जो एक संस्था हुआ करती थी वो तीन चीजों में बट गई। अब जब कोई एक चीज तीन चीजों में बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक कमजोर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो सत्ता करने वाला व्यक्ति अलग अलग। जैसे यहाँ पे स्पेन का उम्मैद वंश हो गया, फिर मिस्र में फातिमा वंश हो गया और प्राचीनतम बगदाद, ये तीन यहाँ पर मेन केंद्र बन गए अब एक की बजाय। और इनमें से प्रत्येक मुसलमानों की निष्ठा प्राप्त करने का दावा करते रहे। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा के पास कुछ छोटे वंशों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी और इनमें एक केंद्र गजना था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई भी यहाँ पे मुसलमान बड़ा या छोटा स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं कर सकता था। एक ही मेन जो खलीफा, एक ही मेन जो राजा होता था वो होता था, ठीक है ना, जिसके अधीन होता था। और ऐसे किसी भी राज्य के खिलाफ खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक था, अन्यथा मुसलमानों की नजर में ऐसे राज्य की वैधता संदेहास्पद हो जाती थी कि वो राज्य जो है वो खलीफा से विद्रोह कर रहे हैं, खलीफा के साथ में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी अधिराज की स्थापना की जाती थी तो खलीफा की मदद यहाँ पर ली जाती थी, ठीक है। और खलीफा की अनुमति औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं थी, इस औपचारिकता का पालन करना सुरक्षित था। यदि आप मेरी औपचारिकता, यानी कि औपचारिकता का मतलब एक फॉर्मेलिटी थी कि आप मेरी अनुमति से अधिराज की स्थापना करते हैं तो आपको संरक्षण मिलेगा, आपको स्वतंत्रता मिलेगी, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। कोई शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करता है तो हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन यदि आप मेरे इजाजत के बगैर कोई राज्य की स्थापना करते हैं, वहां का अधिकारी, वहां का संप्रभुत्व बन जाते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं, तो मैं भी आक्रमण कर सकता हूं। कोई बाहरी आक्रमण करेगा तो मैं आपके संरक्षण का, आपके पालन का, आपको सुरक्षित रहने का दावा नहीं करता हूं। ये मेन इसमें चीज है, ठीक है, ओके। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा खलीफा को मान्यता देना। अब दिल्ली के सुल्तानों द्वारा खलीफा को मान्यता देना, खिल्लत की प्राप्ति यानी प्रतिष्ठा पत्र की प्राप्ति, सम्मान सूचक उपाधियों की प्राप्ति, खलीफा के नाम सिक्कों का खुदवाना, शुक्रवार की नमाज के समय खलीफा के नाम से धर्मोपदेश जारी यानी खुतबा जारी करने के प्रतीकों के रूप में होता था। तो जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे वो भी खलीफा को मानते थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जोधा अकबर जब सीरियल आप देखते हो तो उसमें कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं, हम कुछ उससे सीखते हैं कि अकबर जो था, अकबर ने जब जोधा से शादी की थी तब उनको लिए फरमान कहां से आया था, बाहर से फरमान आया था, बगदाद वगैरह से कहीं से फरमान बाहर से आया था कि यदि वो जोधा से शादी, या तो जोधा जो है वो मुगल मतलब मुस्लिम बन जाए, स्वीकार कर ले, वरना अकबर को इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। ये चीजें थी, मतलब उसमें खलीफा जो था वो वर्चस्व में था, लोग उनको एक तरह से अल्लाह भगवान का दर्जा देते थे, उनकी बात सभी मानते थे। यहाँ राजा भी हो अगर तो उनकी बात को इनकार नहीं कर सकता था, तो इसलिए उनको एक भगवान का दर्जा, एक अल्लाह का दर्जा प्राप्त था। और इसीलिए यहाँ पे सिक्कों पर उनके नाम खुदवाए जाते थे, उनके नाम की शुक्रवार की नमाज पढ़ी जाती थी, ये सभी चीजें थी। और ऐसा एक कार्य था जो इस्लामी विश्व व्यवस्था को स्वीकार करना, उससे संबंध बनाए रखने का प्रतीक था, जो बस अभी मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। परंतु वास्तविकता में केवल स्थिति को स्वीकार करना था, इससे कोई शासक अपने स्वयं सत्ता में स्थापित कर चुका था। और दिल्ली के सुल्तानों ने खलीफा के पद की महत्ता को भ्रम में बनाए रखा, ठीक है। और तो ये इतना यहाँ पे हो गया। अब ये दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की प्रकृति कैसी थी ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आए हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की प्रकृति, तो ये आप देख लीजिएगा, ओके। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ओके, ये देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, कि दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन कैसा था, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन का संचालन सुल्तान की अधीनता में विभिन्न अमीरों की देखरेख में होता था। यानी जो सुल्तान होता था, जो राजा होता था, वो कुछ सदस्यों को एक मंत्रिगण बना लेता था, एक संगठन बनाता था, उसमें 2-4 लोगों को रख लेता था, वो अमीर लोग होते थे, और उन लोगों की देखरेख में वो सब चीजें चलाई जाती थी, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें सुल्तान होता था, ठीक है। इस्लामिक व्यवस्था में सुल्तान के पद का कोई अस्तित्व नहीं था प्रारंभिक इस्लामी व्यवस्था में, स्टार्टिंग में। और खिलाफत की शक्ति के क्षीण होने के साथ सुल्तान एक शक्तिशाली शासक के रूप में अस्तित्व में आया और एक स्वतंत्र राज्य के सार्वभौमिक शासक के रूप में था। जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे पहले खलीफा से अनुमति लेनी पड़ती थी अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, लेकिन जब पता चला कि अब खिलाफत की जो शक्ति थी वो बहुत कमजोर हो चुकी है, तो लोग अपने अपने राज्य की स्थापना करने लगे, अपने अपने राज्य का विस्तार करने लगे, ठीक है। और वहां का वह खुद ही राजा बनने लगे, एज ए रूप अकबर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
अब दिल्ली सुल्तान जनहित के लिए नागरिक और राजनीतिक नियम बनाते थे लोगों के लिए। खुतबा और सिक्के प्रभुसत्ता के प्रतीक समझे जाते थे। खुतबा क्या है? एक औपचारिक धर्म उपदेश है, यानी इस्लाम के धर्म के उपदेश वहां पे मिलते थे, जो शुक्रवार को नमाज के टाइम में, शुक्रवार को मॉर्निंग में भी देखो आप तो पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसमें सुल्तान का नाम समुदाय प्रमुख रूप से लिया जाता था। सिक्कों में जारी करना भी राजसत्ता का अधिकार था और सुल्तानों पर सिक्कों पर सुल्तान का नाम खुदा रहता था। तो ये जो है सुल्तान के इतने अधिकार उनको प्राप्त थे, ये सुल्तान के काम हुआ करते थे। तो सिक्के पे उनका नाम होना, शुक्रवार के दिन खुतबा यानी एक धर्म उपदेश पढ़ना मुसलमानों के, क्योंकि उनका ही राज्य था वहां पर, ठीक है ना, ये प्रतीक समझे जाते थे। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में बार बार परिवर्तन हुए। सुल्तान या सिंहासन पर अधिकार करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अमीरों या कुलीनों के समर्थन के बिना सत्ता पर अधिकार नहीं कर सकता था। जो अमीर और कुलीन सर्वश्रेष्ठ लोग होते थे, उनका जब संरक्षण उनको हासिल हो, जब वो हाँ कह दे, वो समर्थन कर दे, उनको सपोर्ट दे दे, तभी वो सत्ता पे अधिकार कर सकते थे, एक सम्राट बन सकते थे, वरना नहीं बन सकते थे। और यहाँ पर अमीर भी जो होते थे वो गुटों में बटे हुए होते थे, ठीक है ना, उनके अपने अपने गुट हुआ करते थे। जैसे हमने देखा महामंगा का गुट था, एक तरफ जो अकबर का अदगा साहब थे उनका अपना गुट था। तो ये अमीर गुट हुआ करते थे जो अपने अपने गुटों में बटे हुए होते थे, ठीक है। ओके, बरनी के अनुसार बलबन ने सुल्तान के पद को अत्यंत महत्व दिया और उसे पृथ्वी का ईश्वर की प्रतिछाया यानी जिल अल अल्लाह बताया, ठीक है। और बलबन ने दरबार की शान शौकत मर्यादा शिष्टाचार पर बहुत बल दिया था और अमीरों को भी कड़े दंड देता था ताकि औरों को भी सबक मिले, ये होना भी चाहिए था। लेकिन आगे आने वाले जो राजा थे उन्होंने ऐसा नहीं किया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया राज परिवार। दरबार की देखभाल के लिए बहुत से अधिकारी हुआ करते थे। वकील ए दर पर पूरे महल या राज परिवार की देखभाल का उत्तरदायित्व हुआ करता था, वकील ए दर पर, ठीक है ना। सुल्तान के निजी कर्मचारियों के वेतन आदि बांटना भी उनके कार्य हुआ करते थे, ठीक है, वकील ए दर का। तो ये हो गया सुल्तान का काम, ठीक है। अब विजारत देख लेते हैं, यानी वित्त, पैसे वाला काम दाम। तो केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग, दीवान ए विजारत, ये टिप्पणी में लिखने के लिए आ सकता है, इसे थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। दीवान ए विजारत, ये जो है अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो टिप्पणी में लिखने के लिए आ सकता है, विजारत या फिर दीवान ए विजारत, दो क्वेश्चन आपसे टिप्पणी में पूछ सकता है, ठीक है। या दैनिक या फिर दिल्ली सल्तनत के दीवान ए विजारत या वित्त विजारत से आप क्या समझते हैं, उस समय की कैसी व्यवस्था थी, आपको समझाना पड़ेगा, एक तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रमुख रूप से वजीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था, किसमें? दीवान ए विजारत में। वह 4 विभागों में से एक विभाग का प्रमुख होता था, लेकिन अन्य विभागों का निरीक्षण करने का अधिकार रखता था, ठीक है। विजारत विभाग के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? अब 4 में से एक का मतलब जो 4 विभाग थे उनमें से एक विभाग का प्रमुख होता था, हेड होता था, लेकिन चारों पे नियंत्रण रखता था, ठीक है। अब काम क्या क्या होते थे? राजस्व वसूल करना, ठीक है, लगान वगैरह, पैसे वगैरह, भूमि वगैरह से संबंधित काम होता था, उनसे जो पैसे मिलते थे वो वसूल करना। व्यय पर नियंत्रण रखना, जो खर्च होते थे उन पर पूरा नियंत्रण रखना। सैनिकों पर नियंत्रण, जो खर्च होते थे, घोड़े घुड़सवारी पे जो खर्च होते थे, वेतन वगैरह सैनिकों का होता था, उनके जो पोशाक वगैरह होते थे, उनके खान पान के लिए, तो हर एक चीज पर नियंत्रण रखना, तो व्यय पर नियंत्रण रखना। और जो राशि ठाट बाट बहल के जो नियंत्रण होते थे, पैसे वहां जाते थे, ठीक है ना, तो ये सभी चीजों का लेखा या हिसाब किताब रखना, वेतन बांटना और सुल्तान के आदेश पर इक्ता आवंटन की व्यवस्था करना, इतने काम होते थे विजारत विभाग के। ओके, राइट। चलिए, वजीर के अतिरिक्त इस विभाग में कई अन्य अधिकारी भी होते थे। मुशर्रिफ ए मुमालिक अथवा प्रमुख लेखाकार कहा जाता है, अकाउंटेंट यानी अकाउंटेंट जो होते थे उनको कहा जाता था, ठीक है, लेखाकार यानी मुमालिक, ठीक है, मुशर्रिफ ए मुमालिक, राइट। चलिए, फिर दीवान ए अर्ज दूसरा आ गया, ठीक है। अब दीवान ए अर्ज देख लेते हैं। तो दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग, जिसे सैन्य विभाग भी कहा जाता है, दीवान ए अर्ज का मतलब सैन्य विभाग भी होता था। प्रमुख आरिज ए मुमालिक था, वह सैनिक और सेना के संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी था। तो देखिए यहाँ पर अब सैनिक का जितना काम हो, तो सैन्य विभाग है ही नाम से, तो सल्तनत कालीन है, दिल्ली सल्तनत कालीन के सैन्य विभाग से क्या समझते हैं समझाइए। सर क्वेश्चन यदि आते हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग से संबंधित जितने भी काम होते थे वो यहाँ पर देखते थे। इक्ताधारकों के सैनिकों का निरीक्षण करते थे। वह सुल्तान की सेना के रसद विभाग यानी कि उनके भोजन का जो भी काम होता था, रसद का जो काम होता था, सामान वगैरह का, खाने पीने का, और परिवहन की देखभाल और नियंत्रण करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकालों में सेना में भर्ती और योग्यता पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे।
दीवान अर्ज यानी सैन्य विभाग की तरफ से बनाए गए थे। सैनिकों का हुलिया यानी सैनिक के पहचान चिन्ह आदि रखने का काम उन्हीं को दिया जाता था, ताकि दूसरे लोग जो है दुश्मन के सैनिक आकर उसमें मिल ना जाए। और ये भी आदेश था कि घोड़ों पर दाग यानी चिन्ह लगाया जाए, ताकि हाजिरी के समय अमीर या एकता धारक धोखा देकर बार बार एक ही घोड़ा न पेश कर सके। ये भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि घोड़े खरीदे जाते थे, ठीक है ना, या खराब और निम्न कोट के घोड़े ना रखे जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि घोड़े दागने की प्रथा मोहम्मद तुगलक के समय सख्ती से जारी रही है। तो दीवान ए अर्ज ये हो गया, यानी सैन्य विभाग, ठीक है। अन्य विभाग थे, दीवान इंसा नामक विभाग था, ठीक है, और पत्राचार संबंधित काम करता था। और इस विभाग का प्रमुख दबीर ए मुवालिक था। विभाग सुल्तान और देशों के बीच, सुल्तान और प्रांतीय शासकों के बीच पत्राचार का नियंत्रण करता था। शाही फरमान वगैरह ले आना ले जाने का काम ये लोग किया करते थे, ठीक है। तो ये है आपका। फिर दास और कारखाने होते थे। शाही महल व्यवस्था में गुलाम एक प्रमुख स्थान रखते थे, लोगों को गुलाम बनाया जाता था, काम करवाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के पास 50,000 दास थे, जबकि फिरोज तुगलक के पास लगभग 1,80,000 दास थे। उसके शासनकाल में दासों के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया गया था, ठीक है, जिसको दास के लिए यूज किया जाता था। और इसमें मुख्य सुल्तान के निजी सेवक और अंग संरक्षक जो थे वो काम किया करते थे, ठीक है। गुलामों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में कारीगर यानी काशिफ लोग भी कार्य करते थे इसमें। और बरनी भी दिल्ली के पास गुलामों के बड़े बाजार का वर्णन करता है। तो वहां पे उस समय गुलामों का बाजार हुआ करता था, जहां पे गुलाम खरीदे जाते थे, ठीक है, ओके, राइट, ओके। राज परिवार और शाही प्रतिष्ठान की जो आवश्यकताएं इनकी होती थी, इन दोनों जन की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कारखानों द्वारा की जाती थी। कारखाने दो प्रकार के होते थे, ठीक है, उत्पाद स्थल और गोदाम घर। यानी उत्पाद स्थल जहां पे इनका उत्पादन होता था, और फिर उसके बाद उसको सीधे लाके गोदाम घर में एकत्रित किया जाता था, ठीक है। प्रत्येक कारखाने का प्रमुख एक अमीर होता था, जिसका पद मलिक या खान के बराबर होता था। और प्रत्येक कारखाने की देखभाल का, नियंत्रण का, हिसाब वगैरह रखने का काम उसका होता था, इसको मुतसिफिर कहा जाता था, ठीक है। तो ये कारखाने का हो गया। कारखाने में राशि प्रयोग के लिए अथवा सेना के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता था। और कहा जाता है कि मोहम्मद तुगलक ने जरी के काम यानी सोने चांदी के तारों से कढ़ाई के काम के लिए 500 कारीगर रखे थे, और 4,000 बुनकर जो थे वो राज दरबार सुल्तान द्वारा उपहार में दी जाने वाली वस्तु के आपूर्ति का कपड़ा बनाते थे, ठीक है। तो ये हो गया काल कारखाना, ओके, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। तो अभी हम दिल्ली सल्तनत के अधीन पढ़ रहे हैं, और आगे चल के हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे मुगल सल्तनत के अधीन यानी मुगल के अधीन। तो दोनों में सिर्फ दिल्ली और मुगल का फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जब राज व्यवस्थित होने लगे, राज जब सुदृढ़ होने लगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है, उनका केंद्रीकरण, उनको जोड़ने का काम किया जाने लगा, उनको व्यवस्थित करने का काम किया जाने लगा। बहुत से प्रशासनिक परिवर्तन भी किए गए। वित्तीय और सैनिक उत्तरदायित्व को पृथक करने की प्रक्रिया आरंभ हुई कि जो वित्त और सैनिक का काम है उनको अलग से किया जाए, उनको साथ में न रखा जाए। और ये काम मोहम्मद तुगलक के काल में मुफ्ती और वर्ली के हाथ में हुए थे, ठीक है। यानी वित्तीय अथवा राजस्व संबंधी अधिकार वापस लिए गए और केंद्रीय अधिकारियों को दे दिए गए। एक इकता 2 अधिकारियों के अधीन हुआ करता था, एक अमीर कहलाता था, ठीक है। यानी सेना और प्रशासन का जो भी काम करता था वो इकता कहा जाता था, सेना का काम करने वाला, राइट। मोहम्मद जैसे घोड़े वगैरह का, हाथी वगैरह का काम करना, रखवाना, उनको खरीदने, सभी चीजें। मोहम्मद तुगलक का भी आदेश था कि इकता धारकों को सैनिक को दीवान वजारत का वेतन दिया जाए, ताकि अधिकारी छल कपट ना कर सकें। तो ये जो है ये एक तरह से प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था किस तरह से यहाँ पे शुरू हुई, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर वित्त संबंधी मामलों में राज्य का नियंत्रण बढ़ गया था। केंद्र में दीवान के कार्यालय में प्रांतों से आय और व्यय विस्तृत लिखने की व्यवस्था की गई थी, जिसकी बारीकी से जांच भी की जाती थी। नियुक्त अधिकारियों के कार्य की देखभाल और निरीक्षण भी किया जाता था, ठीक है। साहिब एक दीवान नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी, जो बही खाते का हिसाब रखता था, केंद्र को सूचनाएं और जानकारी भेजता था, कहाँ पे कितना क्या खर्च हुआ है, ठीक है ना, ओके। 13वीं शताब्दी के अंत में समकालीन स्रोतों में से एक अन्य प्रशासनिक इकाई सिख का वर्णन भी मिलता है, और सिख के विषय में पर्याप्त जानकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन मिलता है, ओके। इब्न बतूता के अनुसार यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि चौधरी 100 गांवों का प्रधान होता, जो चौधरी कहलाए जाते थे पहले, वो 100 यानी कि 100 गांवों का प्रधान होता था, और आगे चलकर परगना नामक प्रशासन इकाई का केंद्र बिंदु बना। तो गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। गांव की प्रशासनिक व्यवस्था लगभग वही रही जो तुर्की आक्रमण से पहले थी,
ठीक है, जो पटवारी वगैरह हुआ करते थे, जो आज भी है, वो पहले के टाइम में भी थी। तो प्रांतों तथा अन्य प्रशासनिक इकाइयों में न्याय व्यवस्था का स्वरूप केंद्रीय ढांचे के अनुरूप था, ठीक है ना। का प्रांतों में काजी और शद्र के न्यायालय भी हुआ करते थे। गांव के स्तर पर दीवानी और संपत्ति संबंधी मामलों का निपटारा ग्राम पंचायत करती थी। तो ये आपका था प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन दिल्ली सल्तनत के काल में। यहाँ पे शेरशाह के अधीन प्रशासन, ये हम नहीं पढ़ेंगे, इसे आप देख लीजिएगा, मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। यहाँ पे पटवारी वगैरह उस टाइम में भी रखे गए थे, ठीक है। हाँ, मुगलों के अधीन केंद्रीय प्रशासन का विकास किस तरह से हुआ, इसे हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए लगता है, मेरे लिए भी लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुगल साम्राज्य की जो प्रकृति थी ना, वो अखिल भारतीय थी, पूरे भारत में फैलाना, ठीक है। बाबर और हुमायूं अपने छोटे से शासन काल में सैन्य मामलों में उलझे रहने के कारण प्रशासन को व्यवस्थित करने को ध्यान नहीं दे सके। ये अकबर के काल में हुआ था, ठीक है ना। अकबर ने अपने काल में प्रशासनिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और उसके शासन काल में समुचित और व्यापक विभाग स्थापित किए गए थे। उसने शीर्ष अधिकारियों का कार्य भी नियत कर दिया था कि कौन से अधिकारी कौन कौन से कार्य करेंगे, सबको बांट दिया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों के सार्वजनिक और निजी जीवन संबंधित आचार संहिता भी स्थापित कर दी गई थी। वे राज्य के मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर सकें, इसलिए, ठीक है। तो अब उस टाइम में मुगलों के टाइम में केंद्रीय प्रशासन का विकास किस तरह से हुआ, क्या क्या थे। सबसे बड़ा पद सम्राट का होता था, जो कि अकबर खुद था, ठीक है। अकबर के बाद भी जो लोग आए, तो मुगल काल का हम पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें सम्राट सबसे पहले हुआ करता था। तो प्राचीन भारतीय परंपराओं में हमेशा शक्तिशाली राजा की बात कही गई है, ठीक है। और मुसलमान जो होते थे, न्यायविदों और लेखकों का भी ये मानना था कि भारतीय जन समुदाय में राजतंत्र की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को आसानी से स्थापित किया जा सके, इसलिए मुसलमानों ने पूरी तड़क भड़क के साथ झरोखा दर्शन को प्रचारित किया। इसमें सम्राट के खास समय पर आम जनता को दर्शन देना था, जो कि एक वो बनाया गया था जहां पे एक टाइम पे लोगों की फरियादें वहां पर सुनी जाती थी, ठीक है ना। ऐसा माना जाता था कि सिर्फ एक झलक से लोगों के जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती थी, भगवान का दर्जा उनको दिया जाता था। तो शासन की ऐसी लोकप्रिय अवधारणा को देखते हुए स्वाभाविक था कि मुगल प्रशासन के सभी अधिकारियों की स्थिति और शक्ति सम्राट पर निर्भर होती थी। तो सम्राट सबसे ऊपर हुआ करता था, ठीक है। यानी उसके आधार पर लोगों की नियुक्ति होती थी, कौन किस विभाग का अधिकारी बनेगा, कौन किसको ऊपर का दर्जा दिया जाए, पदोन्नति, किसको नीचे का दर्जा दिया जाए, किसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, अच्छा काम नहीं किया गया, सभी सम्राट के ऊपर डिपेंड होता था। फिर वकील और वजीर आता है दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। वजारत की संस्था है, जिसे वकालत भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों शब्द को पर्याय रूप से इस्तेमाल होता था पहले वकील और वजीर का। तो यहाँ पर ये है कि जो अब्बासी खलीफा थे उस समय से ऐसा माना जाता है कि अस्तित्व में आया था वकील और वजीर। और वजीर, दिल्ली सल्तनत में वजीर के पास नागरिक और सैनिक दोनों शक्तियां होती थी, लेकिन बलबन ने अपने टाइम में उनकी जो शक्तियां हैं कम कर दी थी और सुल्तान ने सैन्य अधिकार दीवान अर्ज को सौंप दिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नागरिक शक्तियां वजीर के पास रह गई थी, ठीक है। मुगलों के आरंभिक काल में वजीर की स्थिति पुनः स्थापित हुई और बाबर के वजीर निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा के पास नागरिक के साथ साथ सैनिक अधिकार भी दे दिए गए मुगल के टाइम में। और हुमायूं के वजीर हिंदू बेग के पास भी बहुत काफी अधिकार दिए गए थे। बैरम खां के संरक्षण के काल में, यानी बैरम खां को भी यहाँ पर जो है वजीर का पद अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया था, क्योंकि बैरम खान को वजीर ही बनाया गया था। उसने अपने पद का दुरुपयोग भी किया था, इसलिए उसको वहां से फिर देश निकाला दे दिया गया था, ठीक है। तो बैरम खान ने इस पद पर रहते हुए असीम अधिकार प्राप्त किए थे और अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में अकबर के वकील की वित्तीय अधिकार प्राप्त कर लिए थे और इन्हें दीवान ए कुल नामक पदाधिकारी को सौंप दिया गया था, ठीक है। और इसी तरह से वित्तीय अधिकार भी जो है वो छीन लिए गए थे। वकील की शक्ति में कमी आने के बाद मुगल अधिकारी तंत्र के पदानुक्रम में उसका स्थान सर्वोच्च रहा है। तो सम्राट के बाद वजीर आता है, वजीर के बाद दीवान ए कुल आता है। बस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि चीजें हैं क्या, एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए दीवान ए कुल। अकबर ने दीवान का पद पुनः स्थापित किया था। दीवान या दीवान ए कुल पर राजस्व और वित्त का भार सौंपा गया। तो दीवान किनको बनाए गए, जिनको राजस्व और वित्त का पैसे का काम दिया गया और राजकीय कोष का निरीक्षण और लेखा संबंधी काम जो था उनका पहला काम होता था। राजकीय कोष का जितना भी पैसा होता था, निकालना, देना, रखना, बाहर से आया जो वहां से गया उनका, और साथ में लेखा संबंधी काम दीवान ए कुल का काम होता था, ठीक है।
प्रत्येक विभाग में होने वाले सभी लेन देन और भुगतानों का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण करता था। वह प्रांतीय दीवानों से प्रत्यक्ष संपर्क रखता था, उसकी निगरानी में सभी काम होते थे। कागजों पर जो भी कागज होते थे, सरकारी काम होते थे, उन पर मुहर हस्ताक्षर होना कंपलसरी था, जरूरी था। और राजस्व का जो सम्राट का जो राजस्व था, चाहे वसूली का हो चाहे व्यय का हो, समस्त प्रशासन उसके जिम्मे में था और उसकी मुहर के बिना नियुक्त पदोन्नत संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता था। ये यहाँ पे दीवान को एक शक्ति दी गई थी और दीवान की शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए मुगल सम्राट ने दीवान को राज्य की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। तो यहाँ पे दीवान का रोल वेरी इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी दीवान में भी कई भागों में इनको विभाजित कर दिया गया। सचिव, निरीक्षक, क्लर्क होते थे, ठीक है। मुस्तौफी लेखा परीक्षक होता था, मुख्य लेखाधिकारी मुशरिफ होता था और खजानादार राजकीय कोष की देखभाल करता था। जो तो दीवान को भी कई भागों में यहाँ पे बांट दिया गया था। अब ये मीर बख्शी का आ गया है तो इसे हम छोड़ देते हैं। मनसबदारी के काम में मनसबदारी नियुक्त किया गया था किसको? मीर बख्शी को, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के मीर अर्ज का नाम बदलकर मुगल काल में मीर बख्शी हो गया था और मनसबदारों की नियुक्ति और बचत संबंधी कागजात जो होते थे वो मीर बख्शी के द्वारा ही किए जाते थे। और घोड़ों की निशानदेही का दाग वाला निरीक्षण करना, सैनिकों की उपस्थित चेहरा की जांच करना कि कौन से सैनिक अपने हैं, कोई बाहर का तो नहीं हो गए, इन सभी का निरीक्षण करना, वेतन का निर्धारण करना यानी सैलरी देने का काम जो होता था किसके द्वारा होता था? मीर अर्ज या मीर बख्श के द्वारा हुआ करता था, ठीक है ना। ओके। और दीवान अपने दूसरे कागजात में इसे दर्ज करता था और फिर सम्राट के सामने प्रस्तुत कर देता था। तो ये मीर बख्शी के काम होते थे। तो मीर बख्शी सम्राट के समक्ष सैन्य विभाग संबंधित सभी मामले रखता था, ठीक है। तो सैन्य विभाग का काम देखना, युद्ध संबंधित काम देखना, सैर सपाटे, राजा के लिए सैर सपाट करना, सम्राट के लिए वहां पे भेजना, ले जाना, शिकार करना, इन सभी की जो व्यवस्था होती थी, निगरानी होती थी, उनका स्थान निर्धारित करना, ये सभी जो काम होता था वो किसका होता था? मीर बख्शी का होता था, ठीक है। ओके। यहाँ पे भी मीर बख्शी के साथ तक ले बहुत सारी बख्शी थे। प्रथम तीन को पहला, दूसरा और तीसरा बख्शी कहा जाता था, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा कहा जाता था। मीर सांबा, मीर सांबा क्या है? तो मीर सांबा जो है राजकीय कारखानों का प्रभारी होता था। राजकीय जो कारखाने होते थे उनमें खान ए सांबा के नाम से भी जाना जाता था। जैसे सामान की खरीदारी, राजकीय महल के जितने भी सामान होते थे, फिर उनको रखने की जिम्मेदारी, ठीक है ना, ये काम मेन उन्हीं का होता था। और युद्ध के जो अस्त्र वगैरह होते थे, विलास की वस्तुएं जो होती थी राजा के लिए, वो सभी कामों का उत्तरदायित्व किसको दिया जाता था? मीर सांबा को दिया जाता था और वह सीधे सम्राट के अधीन होते थे, ठीक है ना। हर एक काम सम्राट के कहने से वो करते थे, दीवान से संपर्क करना पड़ता था उनको, ठीक है। ओके। अब इसे रन देते हैं। 5-6 आपने पढ़ लिया तो 5-6 बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके। अब ये थोड़ा काजी उल कुज्जात, ये जो पद है ये न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल से पहले सद्र और सुदूरकार को करता था। तो ये न्याय का काम कौन करता था? काजी उल कुज्जात, काजी नाम से जैसे पता है, ठीक है ना। तो काजी होने के नाते सूबा, सरदार, परगना, शहरों के स्तर पर काजियों की नियुक्ति की जाती थी और एक अलग सेना के लिए एक अलग काजी होता था, ठीक है। तो ये काजी जो होते थे न्याय वाले काम यहाँ पे किया करते थे, ओके। और मतलब दरबार वगैरह में भी होते थे। कोई फैसला आता था तो फिर मान लीजिए कोई यहाँ पे न्याय की बात आती थी तो फिर वो इस्लाम में लिखी हुई बातों को वहां पे दोहराना सुनाना, तो सभी काम जो होता था काजी किया करते थे, ठीक है। ओके। मुगलों के अधीन प्रांतीय प्रशासन कैसा था? अभी हमने देखा दिल्ली सल्तनत के अधीन, मुगलों के अधीन केंद्रीय प्रशासन। अब यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन देख लेते हैं। तो 1580 में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों, क्योंकि मुगल में अगर आप पढ़ेंगे तो अकबर ही पढ़ेंगे क्योंकि अकबर ही सबसे शक्तिशाली सम्राट था जिसने मुगल का इतना सारा विस्तार किया, ठीक है ना। तो 12 सूबों प्रांतों में विभक्त किया, बाद में 3 सूबे और बनाए। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में विभक्त किया था जिन्हें परगने और महल में पुनः विभक्त किया गया, ठीक है ना। तो 12 सूबे मेन थे, बाद में 3 और सूबे बना दिए गए तो 15 हो गए थे। इनको सूबों को कई सरकारी कामों में विभक्त कर दिया गया परगना और महल के नाम से। तो एक इन्होंने क्या रखा? प्रांतीय गवर्नर रखा। क्या रखा? प्रांतीय गवर्नर रखा। तो सूबे के गवर्नर यानी सूबेदार की नियुक्ति खुद सम्राट किया करते थे, ठीक है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो 3 वर्ष का होता था। जनता काम क्या होता था? जनता और सेना के कल्याण की देखरेख करना सूबेदार का काम होता था। सूबे की आम कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी इनका काम होता था। कृषि, व्यापार और वाणिज्य को
प्रोत्साहित करने वाला सूबेदार सफल माना जाता था। उससे उम्मीद की जाती थी कि सराय, जलाशय आदि का निर्माण, बाग लगाने से काम वह करेगा, जिससे राजस्व में वृद्धि होती। प्रांतीय गवर्नर हो गया। फिर दीवान। अब दीवान क्या होता था? तो सम्राट उसकी नियुक्ति करता था। कौन करता था? सम्राट करता था। और ये एक स्वतंत्र अधिकारी था और सीधे केंद्र के प्रति जवाबदेह होता था। यह सूबे के राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है ना, क्योंकि इसकी नियुक्ति सम्राट करता था, इसलिए स्वतंत्र हुआ करता था और सीधे सम्राट के प्रति ही जवाबदेही देता था, यानी केंद्र के प्रति देता था। और प्रांतीय दीवान सूबे में की गई राजस्व वसूली का निरीक्षण करते थे। सूबे के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन आदि का पूरा हिसाब किताब जो होता था यही दीवान रखा करते थे। कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी का प्रयास भी जो मेन काम था दीवान का ही काम हुआ करता था, ठीक है ना। कर्ज वगैरह लेना देने का काम भी दीवान ही किया करते थे, ठीक है। तो दीवान का जो मेन काम था, अहम रोल होता था, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको दी गई थी, यानी कि यहाँ पे वित्तीय संबंधी मामले जो है वो दीवान को यहाँ पे दे दिए गए थे। फिर बख्शी आ गया, जो मीर बख्शी अभी जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं। तो क्या है, बस इतना आप समझ लीजिए और किसी का भी पूछे आप लिख दीजिए, ठीक है ना। दरोगा ने डाक और गुप्तचर सेवा भी यहाँ पे शुरू की गई थी मुगल काल में। प्रांतीय में, क्योंकि एक विशाल साम्राज्य को शासित करने के लिए संचार सेवा आवश्यक होती थी। कोई संदेश पहुंचाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना है, एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में भेजना है, दूर इलाकों में भेजना है, तो यहाँ पे डाक की व्यवस्था की गई थी, ठीक है ना। तेज धावक हुआ करते थे जो शाही पत्र दरबार तक पहुंचाया करते थे, क्योंकि बहुत लंबी दूरियां हुआ करती थी लेकिन टाइम कम हुआ करता था, तो इसके लिए उनका यूज यहाँ पे किया जाता था। डाक चौकियों की स्थापना भी यहाँ पे किया करती थी, जहाँ पे धावक रहा करते थे, एक चौकी से दूसरी चौकी तक डाक ले जाते थे। तीव्र संचार के लिए घोड़ों और नौकाओं का भी प्रयोग यहाँ पे किया जाता था, ठीक है ना। सम्राट की सीधी सूचना पहुंचाने के लिए प्रांतीय स्तर पर वकाया नसीब यानी वकाया निगरों की नियुक्ति की गई थी, जो सम्राट तक गुप्त सूचनाएं पहुंचाते थे, ठीक है। तो ये जो डाक सेवा थी उस समय भी स्थापित की गई थी। सिर्फ काम हाथी घोड़ों के माध्यम से किया जाता था, जिसे हम गुप्तचर के रूप में देखते हैं। जनरली एक राज्य से दूसरे राज्य में संदेश पहुंचाने के लिए देखते हैं, तो यही चीजें यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये देख लीजिएगा, मुगलों के अधीन प्रशासन व्यवस्था सब में वही है। सरकार हो गया, पिपरगना, मौजा यानी गांव, सरकार हो गया, ठीक है ना। सरकार स्तर पर फौजदार और आलमगुजार के दो प्रमुख अधिकारी, पहला फौजदार हो गया, ठीक है ना, जिसकी नियुक्ति कानून व्यवस्था वगैरह के लिए होती थी, ओके। फिर आलमगुजार हो गया, राजस्व संभाल करता था, यानी कि वित्त संबंधी काम, कृषि संबंधी काम जो होते, राजस्व का मतलब ही होता है कृषि संबंधित काम, तो उसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी इनको दी जाती थी। फिर परगना प्रशासन हो गया। परगना जो कार्यकारी अधिकारी होता था, सिकदार राजस्व वसूली में अमील की सहायता करता था। जो राजस्व वसूली अभी ऊपर देख के आ रहे हैं जो काम करता था, यानी कि आलमगुजार में, वो इनकी सहायता, आमिल, देखिए साठ में आमिल कहा जाता था, वो इनकी सहायता किया करते थे, ठीक है ना। अपने क्षेत्र संबंधी जो भूमि लेखा जोखा होता था, कानून को जिसको कहा जाता था, पूरा हिसाब किताब वो अपने पास रखते थे। फसल का पूरा ब्यौरा रखते थे, किसमें कितनी कहाँ फसल हुई, किसने कितना लगान दिया कि नहीं दिया, ये सभी चीजें उनका काम हुआ करता था, ठीक है। फिर थानादार भी हुआ करता था। तो आई थिंक इतना काफी है, ओके, ठीक है। तो आज का जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 क्वेश्चन सारांश यहाँ पे आ गया। 2 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अभी से आपको बता दूं वो 2 क्वेश्चंस कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, मुगलों के अधीन केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, और दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन। बस 2 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, यूनिट 8 ब्लॉक 2 का है, ठीक है ना। और 1-2 दिन के अंदर ही हम आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, राइट। फिर नेक्स्ट कुछ और भी जो सब्जेक्ट है उनको हम लेते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन टाइम भी थोड़ा कम होता है, इसकी वजह से हम आपकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इनका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, तो वहां से आप क्या करिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, ओके, राइट। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।